बाद में देखा, लेकिन चलो चिवा फाइनली किया। ने बहुत अच्छी अचीवमेंट की है। नहीं है, लेकिन अभी रिसेंट, क्योंकि अभी जस्ट 15 मिनट पहले, आधा घंटा मेरे साथ एक चीज़ हुई है, तो मुझे लगा आप लोगों को भी शेयर करनी चाहिए। आजकल मुझे नहीं पता आपने ये ऑनलाइन पढ़ा या नहीं पढ़ा, आजकल एक फ्रॉड चल रहा है कोरियर के नाम पे। आपको कॉल आता है, आपको बोला जाता है कि आपका नाम जो भी है, सपोज करो मुझे कॉल आया, मुझे बोला आप तलवीर सिंह बात कर रहे हो, मैंने कहा बिल्कुल। तो वो बोलते हैं कि आपका एक कोरियर है, डेफिनेटली आपने अगर कोई कोरियर मंगवाया होगा तो वो कोरियर के बारे में बात करेंगे, और फिर वो आपको आपका कोरियर नंबर भी बताते हैं, ठीक है, जो भी आपका आरपी नंबर वगैरह ट्रैकिंग नंबर होता है वो भी बताते हैं, तो हमें श्योरिटी भी हो जाती है। उसके बाद वो आपको बोलते हैं कि आपका ये जो कोरियर है वो मिसमैच हो गया है, आपको एक लिंक आएगा, उस पर आप अपने 5 रुपये की पेमेंट भी सही बताया है, आपका कोरियर नंबर भी सही बताया है, और अमाउंट भी सिर्फ 5 रुपये मांग रहे हैं। तो आप क्या करते हो, आप उस पेमेंट लिंक पे जाके पेमेंट कर देते हो, और आपका कार्ड हैक हो जाता है, और उसकी जो डिटेल है वो पहुंच जाती है, और आपके अकाउंट में जितने भी पैसे होते हैं वो निकल जाते हैं। मैंने इसके बारे में पढ़ा था, 15-20 दिन पहले पढ़ा था। तो आज जब मुझे कॉल आया तो फिर नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उसको बोला कि सर मेरे को कोरियर नहीं चाहिए, उस कोरियर में सोने के बिस्किट हैं तो आप रख लेना, मुझे कोरियर ही नहीं चाहिए, इसमें सोने के बिस्किट बहुत सारे, तो आप ही रख लो, आप करोड़पति बन जाओगे, है ना। तो वो भी समझ गया, तो उसने खुद ही कट कर दिया। तो मैं सिर्फ आपको ये इस वजह से बता रहा हूँ कि ना तो कोई भी कोरियर वाला एक्स्ट्रा पेमेंट मांगता है, और कोई भी अनऑथोराइज्ड लिंक पे जाके पेमेंट नहीं करनी है कभी भी। 2020 में मेरी एक स्टूडेंट थी, उसको हमें क्लास में ये सारी बातें बताता रहता था, लेकिन 2020 में ही जुलाई अगस्त के आसपास उसका मुझे फ़ोन आया, बहुत घबराई हुई थी, और मुझे बोली सर मेरे को ऐसे ही कुछ किसी ने बैंक डिटेल वगैरह मांगी और मैंने दे दी सर, मेरे अकाउंट से 20,000 रुपये कट गए। तो मैंने कहा क्या कर सकते हैं, जब तेरे को बोला है कि किसी को OTP नहीं देना है, किसी को कुछ भी हो जाए यार, दुनिया इधर की उधर हो जाए, कोई भी ना तो फ़ोन पे OTP मांग सकता है, ना ही कोई फ़ोन पे लिंक दे सकता है, ना ही कोई बैंक वाले डिटेल, कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है जी, आपको आइडिया भी नहीं है कि टेक्नोलॉजी कहाँ पे पहुँच चुकी है। आपकी एक मिस्टेक, आपका 1 सेकंड पे उस लिंक को क्लिक करना आपको कितना भारी पड़ सकता है, और ऐसे की रिकवरी नहीं होती, क्यों होते हैं, और या अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। कल को कभी भी ऐसी कोई भी इंसिडेंट आती है तो भाई मेरे को याद कर लियो कि सर ने ये बात बोली थी, किसी को बैंक डिटेल, किसी को ATM पिन, किसी को CVV, कुछ भी, कोई एक्स्ट्रा लिंक, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। पहले सोचो, 10 मिनट देखो कि अच्छा कहीं ये है, तो उसके बाद ही अपना डिसीजन लो। डिसीजन तो लेना क्या है, करना नहीं है तो मतलब करना नहीं, बस। क्योंकि मैं जब जस्ट अभी 15 मिनट पहले मेरे साथ ये हुआ है, तो मुझे लगा आपको बताऊं। हाँ वही है ना, बात 10 अकाउंट की नहीं है या किसी की भी नहीं है। कभी कभी हमें ओवर स्मार्टनेस भी मार लेती है। मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि आगे से ऐसा कुछ भी हो तो शांति से रहो, मैं कहना, ठीक है, बाकी तो आपकी इच्छा है।
सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का मतलब क्या हुआ कि आप अपने बिजनेस के लिए जो मनी है, जो पैसा है, वो कहाँ से लेके आ रहे हो। से आ पास डिफरेंट वे रेस कर सकते हैं, डिफरेंट वेज हैं जिसके थ्रू आप फंड्स को रेस कर सकते हैं। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस मींस द वेज फॉर मोबिलाइजिंग वेरियस टर्म्स ऑफ फाइनेंस फॉर इंडस्ट्री कंसर्न। अपने बिजनेस की डे टू डे फंक्शनिंग के लिए, लॉन्ग टर्म फंक्शनिंग के लिए अलग अलग तरीके के सोर्सेज का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें से कुछ ओन सोर्सेज हो सकते हैं, कुछ बोरोड फंड हो सकते हैं। ओन्ड होते हैं जो आपकी कैपिटल है, और लाइबिलिटीज जो होती है वो आपके बोरोड फंड होते हैं। The companies belongs to existing or the new which needs some amount of finance to meet long term and short term requirement such as purchasing of fixed assets, जैसे fixed assets को परचेज करना है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग हो गया, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल हो गया, एंड डे टू डे एक्सपेंसेस। तो ये जो सब चीज़ें हैं, इसको करने के लिए कंपनीज को डिफरेंट टाइप की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो कंपनी ने क्या करनी होती हैं, परफॉर्म करनी होती है, और उसके लिए अलग अलग सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। अब सोर्सेज ऑफ फाइनेंस दो तरीके के हो सकते हैं, एक लॉन्ग टर्म हो सकते हैं, एक शॉर्ट टर्म हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कौन से होते हैं? वो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस जिसको आप लंबे समय तक इस्तेमाल करने वाले हो। लॉन्ग टर्म मतलब समझ लो ना, लाखों करोड़ों में जो फंड्स होते हैं, और फिर उसको आप वहाँ पर लगा देते हो जहाँ पर वो मतलब आपको उसको बाद में निकालने की जरूरत नहीं, मतलब ब्लॉक होते हैं जो फंड्स एक तरीके से, ठीक है। जहाँ पर जो फंड्स होते हैं वो आपके क्या हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। When the finance mobilized with a large amount and repayable over more than 5 year 10 ईयर है ना, इस तरीके से जैसे आपने कोई परचेज किया एसेट्स, लैंड और बिल्डिंग। और शॉर्ट टर्म होते हैं जो आपके डे टू डे ऑपरेशंस में यूज किए जाते हैं, मनी लेंडर से, कमर्शियल बैंक से। वो आप लोग पढ़े थे ना, वो मनी मार्केट वाले इंस्ट्रूमेंट पढ़ा था, याद है? बैंकिंग में पढ़ रहे थे मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। किसके बारे में? मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करें तो मनी किट थी, मनी क्या बैंक क्रेडिट की, मतलब सीपी, सीडी, टीओडी, टीवी, ये सब। लॉन्ग टर्म में ये सब आ जाएगा, आपके इक्विटी शेयर्स आ जाएगा, आपके प्रेफरेंस शेयर्स आ जाएंगे, आपके डिवेंचर्स आ जाएंगे, लॉन्ग टर्म लोन आ जाएगा, फिक्स्ड डिपॉजिट्स आ जाएंगे। ये सब आपका किसका पार्ट बनेंगे? ये लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का पार्ट है। दे विल बिकम द पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्सेज। और शॉर्ट टर्म में क्या आएगा? बैंक क्रेडिट, कस्टमर एडवांस, ट्रेड क्रेडिट, फैक्टरिंग, पब्लिक डिपॉजिट, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो ये सारे आपके शॉर्ट टर्म का पार्ट बनते हैं। अब इसमें से कुछ आपको बहुत अच्छे से पता है, और कुछ है जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब ये क्लासिफिकेशन वगैरह है, ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कौन सी क्लासिफिकेशन किसके अंडर आती है। हम इन क्लासिफिकेशन के अंदर जो कैटेगरीज बनी हुई, ठीक है, हम उन चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है कि वो कैटेगरीज कौन कौन सी है, उन कैटेगरीज पे हमें किस तरीके से टारगेट करना है। सिक्योरिटी फाइनेंस, इंटरनल फाइनेंस, लोन फाइनेंस। तो सबसे पहले हमारे पास आता है सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज का मतलब यहाँ पर आप सीधा समझ लो शेयर्स और डिबेंचर, या तो अपनी पैसा या फिर द फाइनेंस इज मोबिलाइज्ड टू ऑफ सिक्योरिटीज सच इट इज आल्सो कॉल्ड कॉर्पोरेट, जो कि आप तब यहाँ पर आप सीधा समझ लो शेयर्स और डिबेंचर्स। सिक्योरिटीज का मतलब हुआ या तो अपनी पैसा या फिर किसी का पैसा। If the finance is mobilized to issue of securities such as share and debentures, it is called securities finance. It is also called corporate securities. ठीक है, जो भी आप शेयर्स वगैरह इशू करके पैसा लेके आते हैं उसको सिक्योरिटी फाइनेंस का नाम दे दिया जाता है। This type of finance plays a major role in the field of deciding the capital structure of the company. क्योंकि यही आप लोगों का क्या है बेटा, इन दोनों से मिलके ही क्या बनता है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। इन दोनों से ही मिलके आपका क्या बन रहा है, कैपिटल स्ट्रक्चर बन रहा है। जब इन दोनों से ही मिलके आपका कैपिटल स्ट्रक्चर बन रहा है तो आपका जो सिक्योरिटी फाइनेंस है वही आपका कैपिटल स्ट्रक्चर का ट्रेंड है, वो बताएगा कि किस तरीके से हम ये डिफाइन करते हैं। सो सिक्योरिटी फाइनेंस में बी डिवाइडेड इनटू टू मेजर टाइप्स, ओनरशिप फंड्स जिसको आप कैपिटल स्टॉक भी बोल देते हो, और क्रेडिटर सिक्योरिटी जिसको आप डेट कैपिटल, मतलब ओनरशिप जो आपका अपना पैसा है, जो आपने शेयर्स इशू करके इकट्ठा किया। कैसे इकट्ठा किया है? आपने शेयर्स को इशू किया है, शेयर इशू करने के बाद जो आपके पास पैसा आया है, शेयर्स इशू किए हैं, उसके बाद जो आपके पास पैसा आया है वो आपका सिक्योरिटी फाइनेंस है या कैपिटल स्टॉक है, और रिटेन्ड अर्निंग भी हो जाएगा। और जो आपने दूसरों से लोन वगैरह लिया है, उधारी पे पैसा लिया है, वो आपका डेट कैपिटल हो जाएगा।
सिक्योरिटी फाइनेंस का मतलब क्या है? देखो, सबसे पहले तो ये लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होते हैं, लंबे समय तक आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज, इसको हम कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज भी बोल देते हैं। सिक्योरिटीज फाइनेंस इंक्लूड बोथ शेयर एंड डिवेंचर्स, तो इसके अंदर हमारे पास शेयर्स भी यूज होते हैं, डिवेंचर्स भी यूज होते हैं। तीसरा, इट प्लेज अ मेजर रोल इन डिसाइडिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, तो ये कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करने में हेल्प करता है। रीपेमेंट ऑफ फाइनेंस इज वेरी लिमिटेड और इट इज अ मेजर पार्ट ऑफ कंपनीज टोटल कैपिटलाइजेशन, जो कंपनी की टोटल कैपिटल होती है ना, उसमें जो मेजर एलिमेंट होता है वो आपकी सिक्योरिटी फाइनेंस होती है, फिर वो आपके अपने शेयर हो चाहे दूसरे। बाकी छोटी छोटी चीजों के लिए आप पैसा, लेकिन क्योंकि एक बड़े पैसे की आपको करोड़ रुपए की 10 करोड़ की जरूरत होती है, तो वो इसी के थ्रू क्या किया जाता है, कंपनी के द्वारा कलेक्ट किया जाता है, इसी के द्वारा कंपनी से क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। देन आता है ओनरशिप सिक्योरिटी। अब इसमें हमारे पास शेयर्स वगैरह की टाइप्स आती हैं, जैसे इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, नो पार स्टॉक, डेफर्ड शेयर्स। हाँ, डेट बॉन्ड वगैरह सब कुछ इसी में आ जाएगा। सबसे पहले आते हैं इक्विटी शेयर्स। अब इक्विटी शेयर्स मुझे नहीं लगता कि किसी को बताने की जरूरत है कि इक्विटी शेयर होते क्या हैं। इक्विटी शेयर आल्सो नोन एज ऑर्डिनरी शेयर्स मींस अदर देन प्रेफरेंस शेयर, जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है, कंपनी का सारा पैसा कुछ इक्वल अमाउंट के छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, उन पार्ट्स को हम क्या बोल देते हैं, शेयर बोल देते हैं। इक्विटी शेयर ही, जो इक्विटी, जिन लोगों के पास कंपनी की इक्विटी होती है वही कंपनी के क्या होते हैं, रियल ओनर होते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी, दे हैव अ कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, उनका डिसीजन मेकिंग पे कंट्रोल होता है। इक्विटी शेयर होल्डर आर एलिजिबल टू गेट डिविडेंड इफ द कंपनी अर्न प्रॉफिट। और आपको ये भी पता है कि कोई भी बंदा जिसके पास इक्विटी शेयर्स हैं, ठीक है, अगर मेरे पास कंपनी के इक्विटी शेयर्स हैं, अगर मेरे पास कंपनी के इक्विटी शेयर्स हैं, तो मेरे पास डिविडेंड की प्रायोरिटी होगी, लेकिन वो डिविडेंड तभी जब मेरे को कंपनी को लगेगा कि प्रॉफिट है। अगर कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं है तो मेरे को डिविडेंड नहीं मिलेगा, और इनका जो क्लेम होता है वो रेजिड्यूल होता है। कल को कंपनी वाइंड अप होती है तो लास्ट में इनका क्लेम इनको मिलता है, मिले या ना मिले वो भी जरूरी नहीं होता, लेकिन इनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, अनपेड अमाउंट तक इनकी लाइबिलिटी होती है। देखा होगा आपने, लाइबिलिटी इनकी उतनी है जितना इन्होंने पेड नहीं किया। अनपेड अमाउंट जो वो मोस्टली रिजर्व कैपिटल का हिस्सा होता है, अनपेड अमाउंट है जो उस टाइम पे मंगवाया जाता है जहां पर कंपनी खत्म हो रही है, जहां पर कंपनी खत्म हो रही है। तो कुछ कुछ इनके पास फायदे भी हैं और कुछ कुछ इनके पास नुकसान भी, कुछ कुछ यहाँ पर फायदे भी हो रहे हैं और कुछ कुछ नुकसान भी। इस वक्त सुबह से लगाया। इक्विटी शेयर कैपिटल कैन नॉट बी रिडीम्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, ये इनको आप वापस नहीं ले सकते जो एक बार आपने शेयर इशू कर दिए। द लायबिलिटी इज अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स, जो भी आपका अनपेड अमाउंट। फीचर्स क्या देखो, मैच्योरिटी ऑफ शेयर्स है, लाइफ टाइम की मैच्योरिटी नहीं होती है, परमानेंट नेचर होता है, व्हिच कैन नॉट, दे हैव नो मैच्योरिटी पीरियड, इट कैन नॉट बी रिडीम्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ज्यादातर बच्चों को पता ही नहीं होता। मैच्योरिटी पीरियड का मतलब यहाँ पर क्या हो कि भाई कोई इनका मैच्योरिटी पीरियड नहीं है, तो मैच्योरिटी पीरियड नहीं है इसका मतलब ये है कि भाई रहती दुनिया तक इनको मैच्योर नहीं किया जा सकता या रहती दुनिया तक इनको वापस नहीं किया जा सकता। ना होने का मतलब ये हुआ कि मैच्योरिटी तो है लेकिन वो टाइम है वो हमें नहीं पता, समझ रहे ना। परमानेंट नेचर मतलब नो मैच्योरिटी पीरियड का मतलब ये नहीं है कि कभी ये इसको रिडीम ही नहीं किया जा सकता, नॉन रिडीमेबल का। इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि हमें वो टाइमिंग नहीं पता, हमें वो टाइमिंग नहीं पता। क्या नहीं पता? हमें वो टाइमिंग नहीं पता, बस ये होता है। वो टाइमिंग है वो अनसर्टेन है, वो जो टाइमिंग है वो क्या है, वो अनसर्टेन। वो टाइमिंग है वो क्या है बेटा, अनसर्टेन है, ये बोला गया। देन आता है रेजिड्यूल क्लेम ऑफ इनकम, ये वही लास्ट में बचा कुचा। Equity shareholder have the right to get income left after paying fixed rate of dividend to preference shareholder। अब preference shareholder को preference shareholder क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको preference मिलती है। किस चीज की preference मिलती है सर? उनको preference मिलती है over dividend, over dividend। तो इस वजह से डिविडेंड देने के बाद अगर कुछ पैसा बचता है कंपनी के वाइंड अप के टाइम पे तो इनको मिलता है, अगर नहीं भी मिलेगा तो भी ये कुछ कह नहीं सकते, तो भी ये कंपनी को फोर्स नहीं कर सकते, ये कंपनी को जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते कि भाई हमें भी पैसा दो। कंपनी की इच्छा है देनी है तो देगी, नहीं देनी है तो नहीं। रेजिड्यूल क्लेम ऑन एसेट्स उसी तरीके से
इनकम पे अगर रेजिडुअल क्लेम है तो एसेट से भी रेजिडुअल क्लेम होता है। राइट टू कंट्रोल ये है क्योंकि इनके पास क्या होता है, दे हैव वोटिंग राइट। इनके पास क्या होता है, वोटिंग राइट होता है। क्यों? ये रियल ओनर होते हैं कंपनी के, ठीक है। इनके पास वोटिंग राइट होता है क्यों? क्योंकि ये रियल ओनर होते हैं कंपनी, ठीक है। दे हैव वोटिंग राइट, वोटिंग राइट होता है, ठीक है। तो ये इनके बेसिस पे डिसीजन है वगैरह वो लिए जाते हैं। वोटिंग राइट ये मैंने आपको बता दिया। जैसे एक इक्विटी शेयर होल्डर का एक वोट राइट होता है। इक्विटी शेयर होल्डर हैव ओनली वोटिंग राइट इन द कंपनी मीटिंग एंड आल्सो दे कैन नॉमिनेट प्रॉक्सी टू पार्टिसिपेट एंड वोट इन द मीटिंग ऑफ इंस्टेड ऑफ शेयर। प्रॉक्सी समझ रहे हो ना? ऐसे कोई एनुअल जनरल मीटिंग है, इक्विटी शेयर होल्डर खुद नहीं गया तो वो अपनी जगह पर क्या होगा, अपना एक प्रॉक्सी भेज देगा, तो वो उसके बिहाफ पे वोट देता है। स्कूल में कॉलेज में प्रॉक्सी लगा देते हैं ना, स्कूल कॉलेज में हम क्या कर देते थे, प्रॉक्सी लगा देते थे। तो ये वही चीज है, रिप्रेजेंटेटिव यूनिट, या बंक मार देते थे वो वाला रिप्रेजेंटेटिव। देन आता प्रीएम्प्टिव राइट। प्रीएम्प्टिव राइट का मतलब क्या होता है, लीगल राइट ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, इट इज अटेस्टेड बाय द कंपनी द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी टू परचेज एडिशनल शेयर। ये मतलब राइट शेयर। प्रीएम्प्टिव का मतलब सबसे पहले मिलना चाहिए। कल को कंपनी राइट शेयर इशू करती है तो बाहर के लोगों से उनको खरीदने से पहले, मतलब इससे पहले कि बाहर के लोग उसको खरीदे, कंपनी खुद क्या करेगी, उनको जो ऑलरेडी उनके एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, उनको वो पैसा दे दी, उनको वो पैसा दे दी, ठीक है। लाइबिलिटी वाला ये वाला पॉइंट है। लाइबिलिटी वाला पॉइंट का मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी है, अनपेड अमाउंट है। मतलब शेयर वैल्यू अगर 10 रुपए है तो 90 रुपए, आप सपोज करो 100 शेयर खरीदे, 10 रुपए का एक शेयर था तो टोटल 1000 रुपए देना था, 900 आपने दे दिया, तो अनपेड कितना 100 है। कल को अगर आपसे कंपनी पैसा मांगती है तो मैक्सिमम कितना मांग सकती है, 100 रुपए मांग सकती है। 100 रुपए से ज्यादा आपसे पैसा नहीं मांगा जा सकता, ठीक है। कंपनी आपसे 100 से ज्यादा मनी नहीं मांग सकती। ये वही अनकार्ड मनी होती है, अनकार्ड। कंपनी ने मंगवाया नहीं होता। कंपनी कई बार मंगवाती ही नहीं है क्योंकि उनको लगता है कि कल को अगर कंपनी वाइंड अप हो गई या कंपनी लिक्विडेट होने लगेगी तो वहां पर हम इस पैसे का क्या कर सकते हैं, इस पे डिसीजन मेकिंग आता है। और यही है वो जो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हैं ना, 3/4 मेजोरिटी वाला, 75% वाला, वो ये सब यही करते हैं, ठीक है। ये जितनी भी चीजें होती है ना वो सब इन्हीं के द्वारा की जाती है। नो फिक्स डिविडेंड। देखो पहली बात तो इनके डिविडेंड का फिक्स रेट नहीं है। दूसरा, ये डिविडेंड मांग भी नहीं सकते। तीसरा, कंपनी के लिए डिविडेंड देना जरूरी भी नहीं है। और चौथा, अगर कंपनी के पास प्रॉफिट हुआ तो कंपनी डिविडेंड देगी। एक बार प्रॉफिट हुआ तो दे दी, दूसरी बार प्रॉफिट नहीं हुआ तो नहीं देंगे। ये उनको फोर्स नहीं कर सकते, ठीक है। दे कांट फोर्स द कंपनी। कंपनी को बोलेंगे नहीं भाई मेरे को डिविडेंड चाहिए ही चाहिए। कॉस्ट ऑफ कैपिटल अब एक मेजर फैक्टर होता है, मतलब मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न होता है। फॉर कंपनी वांट्स टू इंक्रीज द कंपनी दे हैव टू यूज मोर शेयर कैपिटल बिकॉज़ इट कंसिस्ट लेस ऑफ बाकी सोर्सेज के कंपैरिजन में। इस वजह से जब आप इक्विटी शेयर इश्यू करते हो तो वहां पर आपका जो एक्सपेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, वो काफी कम होते हैं। इस वजह से कंपनीज की जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है वो क्या होती है, कम होती है। रिटेन्ड अर्निंग, व्हेन द कंपनी हैव मोर शेयर कैपिटल it will be suitable for retained earning which is less cost of structure source of finance while compared to other। ये भी आपका सस्ता सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है। क्यों? अब रिटेन्ड अर्निंग क्या होती है, जब कंपनी को बहुत सारा क्या हो रहा है, प्रॉफिट होता है। क्या होता है, कंपनी को जब बहुत सारा प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा वो डिविडेंड के फॉर्म में दे देते हैं और कुछ हिस्सा वो रिटेन कर लेते हैं। जो रिटेन कर लेते हैं इसी को आप प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं।
इसी को हम प्रॉफिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल के कंपैरिजन बोल रहे हैं, वो टैक्स डिडक्टिबिलिटी थी, वो टैक्स डिडक्टिबिलिटी थी। ये तो सोर्सेस है ना, तो उठाते हुए की बात कर रहा है, वो तो बाद में जाके होगा ना। इररिडीमेबल का मतलब ये नहीं है, अरे यार कॉस्ट ऑफ कैपिटल समझ रहे हो ना, मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न। बस ये है कि इसको ड्यूरिंग द टाइम नहीं कर सकते, तो टाइम फिक्स नहीं है, टाइम फिक्स नहीं है। दूसरा ऑब्स्टैकल्स इन द मैनेजमेंट, क्योंकि इनके पास पावर होती है कंट्रोल की, है ना, डिसीजन की, तो इस वजह से ये कई बार मैनेजमेंट में भी क्या करते हैं, ऑब्स्टैकल्स अराइज कर देते हैं। ये समझ लीजिए कि ये डिसीजन मेकिंग में क्या करते हैं, कई बार चीज़ों को ऊपर नीचे करते हैं। दे बेसिकली क्रिएट्स द प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं। ओनरशिप और मैनेजमेंट, यस, वो कंपनी वो लीगल है नहीं, ओन्ड फंड जो है। दूसरा लीड्स टू स्पेकुलेशन, इक्विटी शेयर डीलिंग्स इन शेयर मार्केट लीड्स टू स्पेकुलेशन ड्यूरिंग प्रॉस्पेरिस पीरियड। ये वही होता है स्पेकुलेशन, समझ लो ना, जैसे शेयर मार्केट में ये बोलते हैं ना, जहां पर ये बोलते हैं कि हाँ भाई अगर इन्होंने कुछ मार्केट में बाहर न्यूज़ निकाल दिया ना कंपनी की कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो उसमें लोग कि कम अभी गिरने वाला शेयर तो फिर बेच देंगे, अभी चढ़ने वाला शेयर है तो खरीद लेंगे। इस तरीके की जो शेयर मार्केट की स्पेकुलेशंस होती है ना, वो ये जो अंदर की हिडन, जिसको आप क्या क्या नाम दे बोलते हैं इसको, सम पीपल यूज द इनसाइडर ट्रेडिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग बोल देते हैं आप इसको, ये इलीगल है। इसको क्या नाम दिया जाता है, इनसाइडर ट्रेडिंग का नाम दे दिया जाता है। लिमिटेड इनकम टू इन्वेस्ट, बहुत ज़्यादा इनकम नहीं होती है, ऑब्वियसली बात है। और नो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी व्हेन द कंपनी रेज कैपिटल ओनली विद द हेल्प ऑफ इक्विटी कैन नॉट टेक द एडवांटेज ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब वही होता है जब डेट का इस्तेमाल में डबल है क्या, डबल है, दो धारी तलवार बोलते हैं, जहां पर रिटर्न को कंपेयर किया जाता है किसके साथ, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के साथ। अगर रिटर्न ज़्यादा है तो हम बोलेंगे कि जो फेवरेबल है, और अगर रिटर्न कम है तो हम बोलते हैं कि ये हमारे फेवर में नहीं है। ठीक है, ये आगे जब हम लिस्ट पढ़ेंगे ना बेटा, वहाँ पर आएगा ये टॉपिक। कहाँ पर आएगा, जब हम लीवरेज वाला टॉपिक पढ़ेंगे वहाँ पर इस टॉपिक की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगी। कहाँ पर, जब हम लीवरेज वाला टॉपिक पढ़ेंगे। कई बार ये हमारे फेवर में भी आ जाता है, ठीक है, समटाइम्स दिस इज इन आवर फेवर, कई बार ये हमारे फेवर में रहता है और कभी कभी ये हमारे अगेंस्ट भी हो जाता है। ठीक है, अब आता है प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स कौन से हैं जिनको भाई प्रेफरेंस दी जाती है, किसमें, डिविडेंड, किसमें प्रेफरेंस दी जाती है, डिविडेंड में, डिविडेंड में इनको प्रेफरेंस दी जाती है। द पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी अभी छोड़ दो, इस टॉपिक को आगे जाके बताऊंगा ये तो, ठीक है, क्योंकि ये पूरा टॉपिक है आपका, बताता हूँ। देखो बताता हूँ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मीनिंग क्या होता है। कंपनी क्या करती है, डेट को इंक्रीज कर देती है। ऑन इक्विटी का मतलब, अब यहाँ पर बोलोगे सर यहाँ पर तो इक्विटी है, यहाँ पर आप डेट की बात कर रहे हो, समझने की कोशिश करो। कंपनी क्या करती है, लोन लेती है, कम है सोर्सेज होता है, या जो पैसा होता है
यहाँ टैक्स का डिडक्शन मिल जाता है, तो इस वजह से आपका खर्चा वो कम होगा। अब इस डेट को क्यों लिया जा रहा है, इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका इफेक्ट क्या होगा, जो इक्विटी अर्निंग है इसको बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, दैट वी आर ट्रेडिंग इन डेट टू इंक्रीज द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, टू इंक्रीज द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। बेटा आप डेट का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो ओवरऑल कॉस्ट, ओवरऑल जो रिटर्न है उसको बढ़ाने के लिए, ताकि इक्विटी शेयर होल्डर्स के जो शेयर की वैल्यू उसको क्या किया जा सके, इंक्रीज किया जा सके। हाँ लीवरेज ही बोलते, डेट को ही तो लीवरेज बोलते हैं ना, ये डेट लीवरेज में आएगा भी, लीवरेज का डेट का दूसरा नाम ही तो लीवरेज है ना, फाइनेंशियल लीवरेज। डेट का दूसरा नाम क्या है बेटा, लीवरेज ही तो है। द अदर नेम ऑफ डेट इज लीवरेज। समझ आया? अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या होते हैं, नहीं होते ट्रांसफरेबल। दूसरा, द पार्ट्स ऑफ कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज आर कॉल्ड प्रेफरेंस शेयर्स। इन द शेयर्स, हाँ डेट का इस्तेमाल करके ईपीएस को इंक्रीज करना, पैसे समझ लीजिए, सिंपल भाषा में समझना चाहते हैं। इट इज द शेयर विच हैव प्रेफरेंशियल राइट्स टू गेट डिविडेंड एंड गेट बैक द इनिशियल इन्वेस्टमेंट एट द टाइम। तो वही क्या डिविडेंड पे भी इनका क्लेम, जब कंपनी वाइंड अप होगी अभी सबके पास चीज नहीं है, वो क्या है, इनके पास वोटिंग राइट नहीं, इनके पास क्या नहीं है, इनके पास वोटिंग राइट नहीं, इनके पास वोटिंग राइट नहीं। यस बिल्कुल। अब इसमें ये होता है कि कम, अगर देखो अभी टाइप्स होती हैं, इनके पास डिविडेंड का राइट है, और इवन के ये कम्युलेटिव डिविडेंड की बात करते हैं। कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो, कंपनी को इनको डिविडेंड अगर ये डिसाइड है तो देना ही पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं कि हर बार होगा, लेकिन अगर कंपनी ने डिविडेंड इनको बोल दिया कि आपको हर बार डिविडेंड मिलेगा मिनिमम 6%, 3% जो भी है, तो आपको देना पड़ेगा। अगर आप एक साल नहीं देते हो तो अब उस साल हो गए, इस साल नहीं, तो अगले साल उसको कम्युलेटिव ऐड करके दो। लॉस के केस में भी आपको डिविडेंड देना पड़ेगा। अब ये इसकी टाइप्स है, ठीक है। अब ये टाइप्स के बेसिस पे आप समझ सकते हो कि क्या क्या इसके अंदर होता है। देखो कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब हुआ वो शेयर्स जिसपे आपको कम्युलेटिव डिविडेंड मिल जाता है। कम्युलेटिव समझ रहे हो ना, जैसे सपोज करो आपको हर साल 4 रुपए डिविडेंड मिलता है, तो यहाँ पर 4 मिलता है, यहाँ पर 4 मिलता है, यहाँ पर 4 मिलता है, और यहाँ पर 4 मिलता है। तो पहले 3 साल आपको डिविडेंड नहीं दिया, डिविडेंड कितना मिलेगा, 4 आपको दिया जाएंगे। दिस इज व्हाट वी कॉल कम्युलेटिव, जो ऐड ऑन होता रहता है, जो आगे आगे ऐड ऑन होता रहता है, ऐड ऑन होता रहता है फॉर दोज ईयर विच हैव नॉट प्रॉफिट। इवन कि आपको वहां पर भी प्रॉफिट डिविडेंड का राइट है, आप वहां पर भी डिविडेंड डिमांड कर सकते हो। यहाँ पर कंपनी के पास कोई प्रॉफिट नाम की कोई चीज ही नहीं है, ठीक है। बस ये है कि उस साल वो नहीं देंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि अभी प्रॉफिट तो हुआ नहीं है, तो वो क्या बोल देंगे कि ठीक है हम आपको दे देंगे, लेकिन बाद में दे देंगे। नॉन कम्युलेटिव ऐसे नहीं होते। No right to enjoy above benefits. They are eligible to get only the company earn profit during the years. अब ये वहाँ पर होता है कि अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो डिविडेंड दो, अगर नहीं हुआ तो ना दे। इसमें कोई कम्युलेशन का रूल नहीं होता, इसमें कोई कम्युलेशन का रूल नहीं होता कि कम्युलेटिव तरीके से आपको पैसा दिया जाएगा। रिडीमेबल और इरेडीमेबल, रिडीमेबल जिनको फिक्स मैच्योरिटी पीरियड होता है, रिडीमेबल मतलब एक पर्टिकुलर टाइम तक बोला कि इतनी देर तक आप इसके ओनर, फिर इसको रिडीम कर दिया जाएगा। लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, किसी भी टाइम पर। कंपनी एक्ट हैज प्रोविजन द रिटर्न ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, जिसको एक फिक्स पीरियड के बाद रिडीम किया जा सकता है,
लेकिन इररिडीमेबल वो होता है जो एक उस पर्टिकुलर लाइफ टाइम के दौरान नहीं किया जा सकता, मैक्सिमम 20 ईयर होता है, पीरियड 20 साल, मैक्सिमम 20 साल तक रिडीम किया जा सकता है। और इररिडीमेबल वो होता है ओनली व्हेन द कंपनी गोज फॉर लिक्विडेशन। अगर कंपनी लिक्विडेशन में जा रही है, भाई खत्म ही हो रही है, तभी होगा, तो लाइफ टाइम के दौरान आप इसको रिडीम नहीं कर सकते। ठीक है जी, लाइफ टाइम के दौरान आप इसको रिडीम नहीं कर सकते, यू कांट रिडीम, आप इसको रिडीम नहीं कर सकते जब तक कंपनी जिंदा है, जब तक कंपनी खत्म नहीं हो जाती। ठीक, जब तक कंपनी जिंदा है, जब तक कंपनी खत्म नहीं हो जाती, सिर्फ वाइंड अप के टाइम पे आप इसको क्या कर सकते हो, यू कैन रिडीम। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब क्या हुआ, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स हैव राइट टू पार्टिसिपेट एक्स्ट्रा प्रॉफिट आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग टू द शेयर। अब इसमें ये होता है कि आप अपना डिविडेंड ले लिया, इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा दे दिया, उसके बाद भी आ जाएंगे अल्लाह के नाम पे दे दे। मतलब पार्टिसिपेटिंग का मतलब क्या हुआ कि एक्स्ट्रा प्रॉफिट है उसको मांगने के लिए भी आ जाएंगे, सरप्लस में पार्टिसिपेट करेंगे, जो भी एक्स्ट्रा है उसमें भी आ जाएंगे सरप्लस प्रॉफिट को खाने के लिए। और नॉन पार्टिसिपेटिंग कौन से होते हैं, बस जिनको जितना दे दिया, वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट के लिए कोई उनके पास अधिकार नहीं है कि बोले कि हाँ भाई एक्स्ट्रा प्रॉफिट में हम कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते, एक्स्ट्रा प्रॉफिट के लिए तुम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, क्या बोला, एक्स्ट्रा प्रॉफिट के लिए तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम एक्स्ट्रा प्रॉफिट के लिए कुछ नहीं कर सकते। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टिबल वो होते हैं जिनको आप एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब देखो, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उसको इक्विटी को प्रेफरेंस में नहीं किया जा सकता, जो शेयर्स हैं उनको इक्विटी कन्वर्ट किया जा सकता, लेकिन जो उनको प्रेफरेंस में नहीं किया जा सकता। नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, these not be converted into equity share from नहीं किया जा, बस कंडीशन है कि हाँ अगर इक्विटी है तो उसको बनाया जा सकता, सॉरी अगर प्रेफरेंस है तो उसको इक्विटी बनाया जा सकता है, लेकिन इक्विटी को प्रेफरेंस नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इक्विटी तो ओनर है ना, कोई अपनी ओनरशिप थोड़ी छोड़ेगा, कोई अपना वोटिंग राइट थोड़ी छोड़ेगा, वो तो बेवकूफ़ी है, वो तो बेवकूफ़ी है ना अपने वोटिंग राइट को छोड़ना। तो इस वजह से मैच्योरिटी पीरियड, देखो पहले वैसे तो कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं होती है, लेकिन सिर्फ एक होते हैं जिन जो रिडीमेबल इन नेचर होते हैं, और कितना टाइम होता है, मैक्सिमम 20 ईयर्स, सिर्फ उनका जो रिडीमेबल अब बहुत सारे बच्चों को तो रिडेम्पशन का ही मतलब नहीं पता। रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है, रिडीम कर देना, पेमेंट वापस कर देना, रीपेमेंट कर देना। तो 20 साल तक के अंदर अंदर आप रिडेम्पशन कर सकते हैं, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, कि जो हमने आपसे पैसा लिया था उसको हम आपको वापस कर देंगे, दैट इज रीपेड। रिडेम्पशन, रिडीम, क्लेम करना नॉर्मली होता है ना, कोड होते हैं, कई बार कूपन कोड होते हैं, बोलते हैं कूपन कोड रिडीम कर लो। रिडीम करने का मतलब उसमें फिर आपको बहुत सारा डिस्काउंट मिल जाता है। उसमें आपको क्या मिल जाता है, बहुत सारा डिस्काउंट मिल जाता है। ठीक है, इस वजह से रेजिडुअल क्लेम ऑन एसेट्स और लायबिलिटी दोनों वही है कि अगर एसेट्स भी डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो भी सबसे पहले शेयर होल्डर्स कौन से, प्रेफरेंस वाले, 20 साल के, मैक्सिमम 20 साल के अंदर है, उसके बाद नहीं, मैक्सिमम टाइम पीरियड 20 साल होता है। कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट, इनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं है, इनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं है। क्या नहीं समझा,
रेजिड्यूल वाला। रेजिड्यूल मतलब बचा कुचा। जब कंपनी कल को वाइंड अप होती है, एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, तो इक्विटी शेयर होल्डर से पहले अगर एसेट का कुछ बचा कुचा सामान वापस करना है लेफ्ट ओवर, तो वो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास जाएगा, उसके बाद इक्विटी के बाद आएगा। इक्विटी के पास अगर नहीं भी आया तो भी कोई दिक्कत नहीं, समझ लो ना। मतलब पैसा अगर बच गया और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उसके लिए पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बुलाया जाएगा, इधर आओ। तो अगर उसको दे दिया तो ठीक है, नहीं तो फिर इक्विटी वालों को देने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। अगर वहीं पे खत्म हो गया, तो इक्विटी को देने का कोई मतलब नहीं रहेगा। फिक्स्ड डिविडेंड, ठीक है, इनको एक्स्ट्रा कोई इनकम नहीं होती है, फिक्स्ड डिविडेंड होती है। और डिविडेंड भी होता है और कम्युलेटिव भी होता है। मतलब डिविडेंड रेट आर फिक्स्ड इन द केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। इट इज कॉल्ड एज फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी बिकॉज इट प्रोवाइड अ कांस्टेंट रेट ऑफ इनकम टू द इन्वेस्टर्स। तो जो कांस्टेंट रेट है इन्वेस्टर्स को वो दिया जाता है, कांस्टेंट रेट है वो इन्वेस्टर्स को क्या किया जाता है, दिया जाता है। कम्युलेटिव का मतलब प्रेफरेंस शेयर्स हैव अनदर एडवांटेज व्हिच इज कॉल्ड कम्युलेटिव डिविडेंड। इफ द कंपनी डज नॉट अर्न एनी प्रॉफिट इन एनी प्रीवियस ईयर, इट कैन बी कम्युलेटिव विद द फ्यूचर पीरियड डिविडेंड। तो अगर कंपनी कम्युलेटिव डिविडेंड नहीं कमाती, मतलब 1 साल 2 साल डिविडेंड नहीं भी मिलता है, तो भी वो सारे का सारा क्या करना पड़ेगा, एग्रीगेट करके देना पड़ेगा, करके आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू एग्रीगेट। रिडेम्पशन स्पेसिफिक पीरियड एक्सेप्टेंस अगेंस्ट, कितना स्पेसिफिक पीरियड, 20 ईयर। मैक्सिमम कितना हो गया, 20 ईयर, 20 साल। ये भी आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, 20 साल, ये आपके पेपर में पूछा गया, 20 साल। दूसरा पार्टिसिपेशन है। कई बार ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट में भी क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे अभी बताया था पार्टिसिपेटरी प्रेफरेंस शेयर्स, जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट में भी आ जाते हैं मुंह उठा के कि हाँ भाई हमें और प्रॉफिट चाहिए। कन्वर्टिबिलिटी है, ये कि सही है कि एक पर्टिकुलर टाइम के दौरान इनको इक्विटी शेयर में क्या किया जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है भाई, कन्वर्ट कर दो, कि हमें कन्वर्ट कर दो, है ना, कि हमें कन्वर्ट कर दो। हम एक अब प्रेफरेंस शेयर बन के थक चुके हैं, अब हमें इक्विटी शेयर होल्डर बना दिया जाए। कि अब तो हम थक चुके हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स बन के, हमें इक्विटी शेयर होल्डर्स बना दिया जाए। वी आर टायर्ड। एक्सपेंसिव सोर्स ऑफ फाइनेंस है, थोड़ा महंगा है, क्यों, क्योंकि इक्विटी के कंपैरिजनली जो सोर्स ऑफ फाइनेंस है वो एक्सपेंसिव है। रीजन आपको पता ही है, डिविडेंड भी देना पड़ेगा, क्लेम भी देना पड़ेगा, वोटिंग राइट नहीं है, इस वजह से ये कंपनी के लिए फायदा है लेकिन इनके लिए खुद के लिए नुकसान है। चाहे तुमने 1 लाख शेयर खरीद रखा है, फिर भी तुम वोटिंग राइट में अपना कोई योगदान नहीं दे सकते, ठीक, फिर भी तुम वोटिंग राइट में अपना कुछ भी योगदान नहीं दे सकते। फिक्स्ड डिविडेंड ओनली है। कई बार कंपनी को बोलते ना, अच्छा एक होता प्रॉफिट और एक होता है गेन, इसमें कोई फर्क होता है या नहीं? Yes sir, there is a difference. होता है, यस। जो गेन होता है ना वो वन टाइम होता है, वन टाइम गेन होता है। मतलब जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी बेच दी तो उस पर आपको 20 लाख का गेन हो गया, उसको प्रॉफिट नहीं बोलते। प्रॉफिट होता है जो नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में होता है, जो हर महीने आपको हो रहा है। तो इस वजह से ये फिक्स्ड डिविडेंड है। तो कई बार क्या होता है, कंपनी को कुछ गेन वगैरह हो जाता है तो वहां पर वो कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स में पैसा बांट देती है, इधर नहीं होती। बर्डन, cumulative preference share become permanent burden so as for the payment of dividend is concerned। तो ये कंपनी पे क्या होता है, एक बोझ बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, बोझ बन जाते हैं, जहां पर कि कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो, ठीक है, चाहे तुम्हें प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तुम्हें पैसा देना ही पड़ेगा, ठीक है, तुम्हें पैसा देना ही पड़ेगा। टैक्सेशन, क्योंकि इस पे कोई टैक्स का बेनिफिट नहीं है,
नॉट डिडक्टेबल है। इंटरेस्ट इज अ डिडक्टेबल एक्सपेंसेस, इट हैज एडवांटेज ऑन टैक्स डिडक्टेबल पॉइंट। ठीक है, मतलब टैक्स पे आपको डिडक्शन मिलती है लेकिन डिविडेंड पे आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलती। देन आता है डेफर्ड शेयर। डेफर्ड शेयर्स का वैसे कंसेप्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आज के टाइम पर। डेफर्ड शेयर्स को आप फाउंडर शेयर्स भी बोल देते हो, बिकॉज दे शेयर नॉर्मली इशू टू फाउंडर्स। जो कंपनी के फाउंडर्स होते हैं ना उनको शेयर किया जाता है। द शेयर होल्डर है प्रेफरेंशियल राइट टू फॉर द प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर, और ये डेफर्ड है क्योंकि ओनर्स हैं, तो ये डिविडेंड के लिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर से भी पहले आते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो अब ये तो कंसेप्ट जो कहेंगे नो पब्लिक लिमिटेड कंपनी और विच इज सब्सिडियरी ऑफ डेफर्ड का मीनिंग एक तो ये कि स्मॉल डिनोमिनेशन में होते थे। अब ये डेफर्ड एक्सपेंसेस होते हैं वो ऐसे एक्सपेंसेस जैसे लोगों ने डेफर्ड, जब आप अकाउंट्स पढ़ेंगे तो उसमें डेफर्ड एक्सपेंसेस की बात की जाती है। तो जो आप एक बार कर देते हो फिर अगले 3-4-5 साल तक उसका आपको एडवांटेज मिलता रहता है, जैसे एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस। और ये रेवेन्यू नेचर नहीं होते, ये कैपिटल इन नेचर होते हैं, बड़े बड़े खर्चे होते हैं। इसको आप एक अकाउंटिंग ईयर में करते हो लेकिन उसका फायदा आपको फ्यूचर के कई अकाउंटिंग ईयर में होता है। जैसे एक बार आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो उसके बाद एडवर्टाइजिंग ऐड चला दी, तो ऐड का आपको फायदा लगातार चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि आज ऐड चलाइए तो आज ही फायदा हो सकता है कल हो जाए, परसों भी। जितनी देर तक वो ऐड चलती रहेगी तब तक आपका खर्चा जो उसका एडवांटेज है वो आप लोगों को मिलता है। ठीक है, नो पार शेयर। नो पार शेयर का मतलब क्या होता है? जहां पर शेयर्स की कोई वैल्यू नहीं होती है, इसकी कोई डिनोमिनेशन नहीं होती है, रियल वर्थ के अकॉर्डिंग फाइंड आउट किया जा सकता है। ठीक है, ये वैसे मतलब आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है। वैल्यू ऑफ शेयर कैसे निकाली जाती है? टोटल नेटवर्थ और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, बुक वैल्यू बोल सकते हो होते हैं ना, बुक वैल्यू। बुक वैल्यू की तरह इसको इस्तेमाल किया जाता है। किस तरह? बुक वैल्यू की तरह इसको यूज कर सकते। इंटरेस्ट और डिविडेंड में डिफरेंस तो पढ़ लोगे, ये होमवर्क दे रहा हूं। इंटरेस्ट क्या होता है? जो आप देते हो अपने लोन पे, और डिविडेंड है जो आपको पे करना पड़ता है किस पे? प्रॉफिट पे या फिर शेयर्स। अब ये देखो, ये दो पॉइंट है ना, ये आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इसको समझ लीजिए। एक होता है चार्ज और एक होता है एप्रोप्रिएशन। चार्ज वर्ड यहाँ पर आ गया ना, तो चार्ज का मतलब होता है बर्डन, मतलब एक ऐसी चीज जो आप पे चार्ज है वो आपको पे करनी ही पड़ेगी। एक चीज जो चार्ज है वो आप पे बर्डन है, वो आपकी लाइबिलिटी है, तो इंटरेस्ट से आप भाग नहीं सकते। जो आपने लोन लिया है उस पे जो इंटरेस्ट है वो आपको देना ही पड़ेगा, उस पे जो इंटरेस्ट है वो आपको देना ही पड़ेगा। और अप्रोक्सीमेशन क्या होता है? एप्रोप्रिएशन होता है हिस्सा बांटना। जो भी आपके पास पैसा बचा हुआ है उसको आप अलग अलग लोगों में क्या कर देते हो? डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन। यू कॉल इट डिस्ट्रीब्यूशन। यू कॉल इट डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन बोल। ऐसे तो आप बोलोगे कि सर मैंने लोन दे रखा है, कौन सी बात को कहां पे रिलेट करो? कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। हमारे घरेलू से नहीं कि बैंक में हमारा पैसा पड़ा है उस पर इंटरेस्ट हमें मिल रहा है, उसकी बात नहीं हो रही है। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है कि कंपनी लोन लेती है और उस पर उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, उस पर उसको क्या करना पड़ता है? इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। समझ आया? उस पर कंपनी को क्या करना पड़ता है? इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। ऐसा है।
इंटरेस्ट पे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आएगा या फिर लोन पर? क्वेश्चन ही गलत है। इंटरेस्ट चार्ज है अगेंस्ट प्रॉफिट, क्यों? क्योंकि इट हैज टू पे इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। तुमने किसी से पैसा लिया अपने बिजनेस के लिए, अब वो बिजनेस चले या ना चले, तुम्हें उसका लोन और उसका प्रिंसिपल वापस करना पड़ेगा ना, सॉरी इंटरेस्ट और प्रिंसिपल वापस करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? वो पैसा रिटर्न करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? उसको आप रिटर्न करोगे या नहीं करोगे? बोलो सर बिल्कुल करें। करना ही पड़ेगा। कॉमन स्टॉक और प्रेफर्ड स्टॉक का ये डिफरेंस करना होता है। देन आता है क्रेडिटरशिप सिक्योरिटी। अब बात करेंगे हम वो सिक्योरिटीज फाइनेंस इज मोबिलाइज्ड फ्रॉम द क्रेडिटर। जब आप लोन पे काम कर रहे हो तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे डेट आ जाएगा। अब इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर तो आपके अपने थे ना, उसको तो आपने खुद से पैसा उठाया ना, इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर से अपने खुद से पैसा उठाया। लेकिन जो क्रेडिटरशिप सिक्योरिटीज है, ये वो लोग हैं जो जिनसे आप लोन लेते हो, बोरोड कैपिटल, बोरोड फंड बोल सकते हो, बोरोड कैपिटल बोल सकते हो, अब बोरोड फंड बोल सकते हो। बोरोड कैपिटल और एप्रोप्रिएशन मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, प्रॉफिट को बांटना। जैसे आप एप्रोप्रिएशन और चार्ज पढ़ा होगा जब आप पार्टनरशिप पढ़ते हो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएट अकाउंट बनता है ना, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। तो ये एप्रोप्रिएशन वही होता है कि अब आपको उस पैसे को अलग अलग लोगों में बांटना है। जैसे अलग अलग बंदे के अकाउंट में पैसा भेजते थे ना कैपिटल में, शेयर होल्डर्स को कैपिटल अकाउंट में पैसा होगा। सिक्योरिटीज, तो सिक्योरिटीज में जैसे ओनरशिप की सिक्योरिटीज है, ये आप पढ़ चुके हैं ना। और क्रेडिटरशिप में आएगा डिवेंचर्स। अब डिवेंचर इशू का, तो डिवेंचर होता क्या बेसिकली, आप कोई बताएगा मुझे नॉर्मल भाषा में डिवेंचर क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिवेंचर? लोन तो लिया भी जाता है, लोन दिया भी जाता है। समझ लो, ऐसे कैसे समझ लो? मतलब कल को मैं तुम्हारी इंटरव्यू ले रहा हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, मैंने तुम्हें बोला कि बेटा डिवेंचर्स क्या होते हैं, तो बोलो सर लोन ही समझ लो। तो बोला अच्छा ठीक है, तुम भी समझ लो कि तुम्हें ये जॉब नहीं मिल रही, तुम भी ये समझ लो कि ये जॉब तुम्हारे लिए नहीं है। तो आप क्या करते हो, लोगों को एक काचक का टुकड़ा देते हो। क्या करते हो? एक काचक का टुकड़ा देते हो और उस पर लिख के देते हो कि ये पैसे पे आपको इतना इंटरेस्ट दिया जाएगा और इतनी देर के लिए हम आपसे ये पैसा लेते हैं। और ये विदाउट कोलेटरल होता है, मोस्टली सिक्योर्ड होता है, तो सामने वाले बंदे को कोई रिस्क भी नहीं रहता। प्रोमिसरी नोट्स होता है, तो काचक का एक टुकड़ा दे दिया और उस पर लिख दिया कि ये हम आपसे पैसे ले रहे हैं और इतनी देर के बाद आपको ये पैसा वापस कर दिया जाएगा, तब तक आपको हर महीने इस पैसे पे इतना इंटरेस्ट मिलेगा। कितना इंटरेस्ट होता है? मोस्टली 12% होता है। अगर आप नॉर्मली देखते हो तो जो इंटरेस्ट होता है वो मोस्टली 12% होता है। कभी आपने शेयर का वो पढ़ा देखा हो, शार्क टैंक है ना, कभी आपने शार्क टैंक पढ़ा हो तो देखा हो, सॉरी पढ़ा नहीं देखा हो। शार्क टैंक में आता है, बोलते हैं कि हाँ भाई इतना चल मैं तेरे को 25 लाख इक्विटी दे रहा हूँ तो 25 लाख तेरे को डेट दे दूंगा, लेकिन इस डेट पे हर महीने में 12% इंटरेस्ट चार्ज करूँगा, हर साल 12%। तो ऐसा ठीक है, समझ आ गया? बहुत बढ़िया। डिवेंचर इज अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय द कंपनी। लिखा हुआ डॉक्यूमेंट आप कंपनी इशू करती है। इट इज अ सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंपनी अंडर द सील एक्नॉलेज अटेंड। तो कंपनी का ठप्पा लगा होता है और उस पर लिखा हुआ होता है ये। So debenture include debenture stock, bonds or any other securities of company whether
constituting a charge on assets of the company or not. अब अनसिक्योर्ड डिवेंचर और सिक्योर्ड डिवेंचर में क्या होता है? अनसिक्योर्ड होते हैं जिसमें कोई सिक्योरिटी नहीं दी जाती, इसको सिंपल और नंगे डिवेंचर भी बोल दिया जाता है। तो ये अनसिक्योर्ड होते हैं, क्या होता है? क्योंकि देखो जो चीज सिक्योर्ड है उसमें तो मतलब खुद ही बोल दिया अनसिक्योर्ड है, तो भाई अब आपके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो ये रिस्की होते हैं। लेकिन जो सिक्योर्ड होते हैं ये वो होते हैं जिसके पीछे कोई ना कोई मॉर्गेज वगैरह होता है, कोई गारंटी आपको दी जाती है ऐसे कि ठीक है अगर कल को कुछ दिक्कत होती है तो हम ऐसे संभाल लेंगे, अगर कोई दिक्कत होती है तो हम इसको संभाल लेंगे, आप रिस्क फ्री रहो, ठीक है, आप रिस्क फ्री रहो, आप रिस्क फ्री रहो। उसके बाद तक कन्वर्टिबल, कुछ होते हैं फुली, कुछ होते हैं नॉन पार्टी कन्वर्टिबल और कुछ होते हैं पार्टली कन्वर्टिबल। कई बार क्या होता है, ये जो डिवेंचर होल्डर्स होते हैं ना, ये बोलते हैं कि ठीक है हमने आपको लोन दिया है, ऐसे करो हमारे लोन को अपनी कैपिटल बना दो, हमें अपने इक्विटी शेयर दे दो, हमसे पैसा दे दो, समझ रहे हो ना? हम हैं तो आपके डिवेंचर होल्डर्स, लेकिन आप हमें क्या बना दो, इक्विटी शेयर होल्डर्स बना दो। सर प्रेफरेंस वाले भी इक्विटी बनना चाहते हैं, डिवेंचर इक्विटी होल्डर बनना चाहते हैं, क्यों? क्यों? क्योंकि जब आप डिवेंचर होल्डर से इक्विटी शेयर होल्डर बन जाओगे तो आपके पास एक पावर आ जाएगी, वोटिंग पावर आ जाएगी, डिविडेंड का हो जाएगा, अगर कंपनी बहुत अच्छा कमा रही है तो ये सब चीजें इसका हिस्सा बन जाती है, ये सब इसका हिस्सा हो जाता है। ठीक है, समझ आ गया? अब इसमें या तो आप पूरे का पूरा कन्वर्टिबल, एक तो जो थे कि जिसको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, एक होता फुली और एक होता पार्टी, मतलब कुछ हिस्सा कन्वर्ट कर दिया और कुछ नहीं किया। रिडीमेबल और इरिडीमेबल, यही पॉइंट आ गया। जिसको रिडीम किया जा सकता है कि एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ टाइम पे, जो इंटरेस्ट होता है वो पीरियोडिक होता है, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है वो फिक्स मैच्योरिटी पे। जैसे 5 साल के लिए आपने लोन लिया है ना, 5 साल की अपडेटेड किया, तो 5 साल तक आप हर साल इंटरेस्ट देते रहे, क्या करते रहे, इंटरेस्ट भी देते रहे, और उसके बाद फिर आपने उनको क्या कर दिया, रिडीम भी कर लिया, और फिर उसके बाद आपने प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस कर दिया, प्रिंसिपल अमाउंट भी क्या कर दिया, वापस कर दिया, प्रिंसिपल अमाउंट भी आपने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। दूसरा इरिडीमेबल होता है जिसको रिडीम ही नहीं किया जा सकता। कब रिडीम होंगे, जब कंपनी का राम नाम सत्य होगा, कब, कंपनी के राम नाम सत्य। बस इतने ही है जो आप लोगों के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं। अब डिवेंचर के फीचर्स क्या हैं? सबसे पहले मैच्योरिटी पीरियड, 1 साल के लिए आपने लोन लिया है ना, 5 साल की अपडेटेड किया, तो 5 रिडीम। दूसरा इरिडीमेबल होता है जिसको रिडीम ही नहीं किया जा सकता। कब रिडीम होंगे, जब कंपनी का राम नाम सत्य होगा, कब, कंपनी के राम नाम सत्य होगा। बस इतने ही है जो आप लोगों के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं। अब डिवेंचर के फीचर्स क्या हैं? सबसे पहले मैच्योरिटी पीरियड। डिवेंचर का एक मैच्योरिटी पीरियड होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ठीक है। लोन है वो 1-2 महीने 4 महीने के लिए नहीं लिया जाता, 10, 12, 20, 25 साल के लिए लिया जाता है। दूसरा रेजिड्यूल क्लेम ऑन इनकम। डिवेंचर आर एलिजिबल टू गेट फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। डिवेंचर होल्डर है प्रायोरिटी टू क्लेम इन इनकम ऑफ द कंपनी ओवर इक्विटी एंड शेयर होल्डर्स। तो क्योंकि ये आपके क्रेडिटर है तो इनकम पे पहला अधिकार इनका होगा, उसी तरीके से एसेट्स पे इनका होगा, समझ रहे हो ना? सबसे पहले किसका, डिवेंचर होल्डर का, फिर प्रेफरेंशियल होल्डर का, फिर इक्विटी का, DPE। मतलब इक्विटी सबसे लास्ट में आएंगे, प्रेफरेंस उससे पहले आ जाएंगे, और जो डिवेंचर वाले हैं वो इससे भी पहले आ जाएंगे, क्योंकि इनके सहारे तो काम कंपनी चल रही, तो इनको प्रेफरेंस दी जाती है क्योंकि भाई इनके पैसे पे ही चल रहा है। नो वोटिंग राइट इनके पास, नो वोटिंग राइट, इनके पास वोटिंग राइट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ओनर नहीं है। वोटिंग राइट क्यों नहीं है? क्योंकि ये ओनर थोड़ी है, इन्होंने तो पैसा दिया है। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने तो सिर्फ पैसा दिया है, तो इनके पास किसी तरीके का कोई वोटिंग राइट नहीं है। दे डोंट हैव वोटिंग राइट, इनके पास किसी भी तरीके का कोई वोटिंग राइट नहीं है।
देन आता है फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट टिल द मैच्योरिटी पीरियड, जब तक मैच्योरिटी नहीं आ जाती है, जब तक रिडीम नहीं कर दिए जाते, तब तक क्या होगा, तब तक आपको हर साल एक 12% इंटरेस्ट है वो जो भी उस टाइम पे रेट चल रहा होगा वो आप लोगों को मिलता रहेगा। तो रेट क्या है, फिक्स है, रेट इज फिक्स्ड। रेट इज फिक्स्ड। अब एडवांटेज क्या है, पहली बात तो लॉन्ग टर्म सोर्सेस है। लॉन्ग टर्म सोर्सेस समझ लो ना, क्योंकि थोड़े समय के लिए नहीं होते हैं। दूसरा फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, और तीसरा गया है ना ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। बताया था कंपनी क्यों यूज कर रही है इसको, कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट का होना इसी वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बढ़ा रहे हैं ईपीएस। क्या बढ़ा रहे हैं, ईपीएस, 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 ईपीएस। दे आर इंक्रीजिंग ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर को इंक्रीज कर रहे हैं इस वजह से। देन आता है इनकम टैक्स डिडक्शन। ऑब्वियसली बात है, टैक्स डिडक्शन होता है टोटल प्रॉफिट्स, इस पे आपको टैक्स का एडवांटेज मिल जाता है। इसी वजह से बोला जाता है क्या, डेट इज चीपर देन इक्विटी, टैक्स रिलीफ मिल जाती है। और देन प्रोटेक्शन, वेरियस प्रोविजन डिवेंचर ट्रस्ट डीड एंड गाइडलाइंस इशूड बाय द एसबीआई प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिवेंचर। मतलब कंपनी डिवेंचर होल्डर्स के साथ किसी तरीके का कोई फ्रॉड नहीं कर सकती, फ्रॉड नहीं कर सकती। क्या नहीं कर सकती, फ्रॉड नहीं कर सकती। हम बोले कि हाँ किसी भी तरीके का फ्रॉड है वो पॉसिबल नहीं है, नो फ्रॉड इज पॉसिबल। ईपीएस, अरे बेटा ये देखो यहाँ पे पढ़ाया तो था यार, चल गया, ये वाला देखो पढ़ाया था ना। कंपनी बहुत सारा लोन ले रही है क्योंकि वो इक्विटी शेयर होल्डर्स की वेल्थ को इंक्रीज कर रही है। इस वजह से जब हम बहुत सारा पैसा ले लेते हैं उधारी, इक्विटी शेयर होल्डर्स की वेल्थ को भी चल जाता है। कभी कभी इंटरेस्ट एडवांटेज है तो कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो भैया आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा है, कोई वोटिंग राइट नहीं है और आप कंपनी के क्रेडिटर्स हो, आप ओनर नहीं, आपको तो कंपनी बर्डन की तरह ट्रीट कर रही है ना। अरे यार फिर से इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वो ऐसे सोचते हैं। दूसरा हाई रिस्क, every additional issue of debenture becomes more risky and costly on the account of higher expectation of debenture holders. This enhances financial risk, increase cost of equity and the cost of raising funds through debenture, which is also become high of system too. तो कंपनी जितना ज्यादा लोन लेती रहती है, नो डाउट उसको टैक्स पे तो एडवांटेज मिल जाता है, लेकिन और बहुत सारी चीजें होती हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसको महंगा बना देती है। मतलब प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये इक्विटी से तो सस्ता है, लेकिन अगर आप बहुत सारा लोन लेते जाओगे तो वो जो रिस्क फैक्टर है वो क्या हो जाता है, वो काफी इंक्रीज हो जाता है। एडवांटेज है तो कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो भैया आपको कुछ देना। प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये इक्विटी से तो सस्ता है, लेकिन अगर आप बहुत सारा लोन लेते जाओगे तो वो जो रिस्क फैक्टर है वो क्या हो जाता है, वो काफी इंक्रीज हो जाता है। रिस्क फैक्टर होंगे। फर्दर इशू, द कंपनी कैन नॉट रेज फर्दर इशू डिवेंचर्स अंडर द पार्ट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ एसेट ऑलरेडी मॉर्गेज। तो आपने जो पैसा ऑलरेडी एज अ सिक्योरिटी या जो भी आपका एसेट्स वगैरह एज अ सिक्योरिटी लगा दिए हैं, तो अब और एडिशनल पैसा चाहिए तो आप सिक्योर्ड तो लोन ले ही नहीं सकते ना, क्योंकि जितना भी आपके पास पैसा था एसेट्स थे वो आपने ऑलरेडी इन डिवेंचर्स के पीछे लगा दी। तो अब अगर आपको और लोन चाहिए तो आप उस चीज को तो यूज नहीं कर सकते, उसको यूज नहीं कर सकते। कोई और है आपके पास, कोई एसेट पड़ा हुआ है या कुछ और पड़ा हुआ है तो उसको भले ही इस्तेमाल कर लो, लेकिन इसको तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, ये हो गया। अब डेट और इक्विटी होमवर्क में पढ़ लेना, डेट और इक्विटी में फर्क क्या होता है। डेट है जी लोन है और इक्विटी आपका अपना पैसा है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कुछ पढ़ाने की, कुछ समझाने की कुछ खास जरूरत है।
बड़े आराम से, बड़े सिंपल तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। डेट और इक्विटी का डिफरेंस करना है, ठीक है, क्योंकि ये इतनी बेसिक चीजें हैं कि मैं पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं ये आपको खुद ही पढ़नी पड़ेंगी। कल जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाओगे तो वहां पर आपको इसी में से क्वेश्चन निकाल निकाल के पूछते हैं। इसी में से वो कई बार क्या आता है, क्वेश्चन से ही बेसिक में जरूरी है, बहुत जरूरी है। आगे जाके ना में बहुत फर्स्ट जीआरएफ क्लियर कर भी ना कॉलेजेस में आते हैं, इस वजह से एटलीस्ट इसी कंसेप्ट, इसी वजह से होता है ना कि आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, एक अच्छी खासी डिक्शनरी आपकी बन जानी चाहिए, बेसिक टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो हर रोज 5-4 टर्म्स निकालते जाओ, समझ लो ना। अगर हर रोज आप 5 टर्म्स को रिवाइज कर रहे हो गूगल से सर्च करके तो एक महीने की 150 टर्म्स हो गई। तो अगर आप 6 महीने के लिए तैयारी कर रहे हो तो 900 कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, सोचो। और हर सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, कुछ टाइम नहीं लगता है, रोज 10 मिनट देने आप लोगों को, ठीक है, सिर्फ 5 मिनट 10 मिनट देने हैं आप लोगों ने, इससे रिलेटेड टॉपिक अलग आते रहते हैं, जाते रहते हैं। हाँ, मतलब रिलेटेड टॉपिक कुछ भी सोच सकते हो आप। बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी मैंने आपको बताया था, इन्वेस्टोपीडिया है, उस पर आपको वैसे ही सारी टर्म्स की डिक्शनरी मिल जाएगी। उसमें वर्ड ए से लेके जेड तक जितने भी टर्म्स हैं आपकी वो सारी आपको मिल जाएंगी। ए से असर्ट, अमोर्टाइजेशन, सब एक्रूअल, ये सब चीजें वहां पर मिल जाएंगी। एक रूटीन बना लो कि हर रोज 5-10 मिनट मुझे निकालने हैं और उसको नोट डाउन करना। सीरियसली ये जो छोटी छोटी चीजें है ना बेटा, ये बहुत हेल्प करेंगी आपको आगे चल के। इन पे अभी काम करोगे तो अच्छा है, नहीं तो फिर एक जॉब, एक इंटरव्यू नहीं क्लियर हुआ, उसके बाद 4 महीने के बाद इंटरव्यू, तो वो 4 महीने एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो जो इन्वेस्टोपीडिया साइट है बहुत अच्छी है, मुझे सीरियसली पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। और भी वेबसाइट्स हैं, लेकिन अगर आप एक को ही अच्छे से फॉलो करोगे तो काफी अच्छा रहेगा आपका। विकिपीडिया असल में ना ओपन सोर्स है, इस वजह से आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते, समझ लो ना। विकिपीडिया पे कोई कुछ भी एडिट कर देता है, इस वजह से विकिपीडिया को मैं बोलूँगा आपको, मतलब आप वो ट्रस्टेड सोर्स नहीं है, रिलायबल नहीं है, रिलायबल नहीं है। इन्वेस्टोपीडिया अच्छा है। इन्वेस्टोपीडिया की सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है, उसमें टॉपिक समरी भी है, उसके बाद इन डेप्थ भी है, समझ लो ना। पहले उसने 4 लाइन में वो पूरे का पूरा टॉपिक बता देना है, जैसे रिटेन्ड अर्निंग क्या है वो आपको 4 लाइन में यहाँ पे टू द पॉइंट बता देगा, बस उतना अपनी कॉपी पे लिख लो। उसके बाद फिर आगे रिटेन्ड अर्निंग का सारा कंसेप्ट डिटेल में, जो टॉपिक आपको लगता है कि आपको डिटेल में पढ़ना, वहां पे आप उसको क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो, अगर आपकी इच्छा है। सर्च कैसे करना है, इन्वेस्टोपीडिया जाओ, साइट को खोलो, वहां पे डिक्शनरी मिल जाएगी ए से लेके जेड तक, जो आपको ढूंढना, मतलब अगर आप खुद से डेली पढ़ना चाहते हो, हर रोज 5 टर्म्स पढ़ना शुरू कर दो, उसमें क्या फर्क है। वैसे ये भी आती है, ये पता नहीं कितने की है, ये मैंने रिसेंटली मंगवाई थी, कंसाइज डिक्शनरी ऑफ कॉमर्स, ये 290 रुपए की है। तो इसमें ए से लेके जेड तक ना बहुत अच्छे से ऐसे एक एक टर्म्स को एक्सप्लेन किया हुआ है, देख रहे हो। तो नॉलेज के लिए, कॉन्सेप्ट्स के लिए भी ये काफ़ी अच्छी है, मुझे तो अच्छा लगा। इसमें फिर आपको सिर्फ सब उसमें जाना है, राइटर नहीं, ये वो पब्लिशर है, V&S पब्लिशर करके, गूगल पे अमेजोन से आप इसको परचेज कर सकते हो। ये कंसाइज डिक्शनरी ऑफ कॉमर्स VS पब्लिशर करके हैं, समझ रहे हो ना। इसमें जैसे लिखा हो ना, जैसे अगर आप कोई भी बात कोई भी पढ़ते हो, ठीक है, जैसे होता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होती है,
फिक्स्ड ओवरहेड क्या होता है, फिक्स्ड प्राइस क्या है, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज क्या है, फिक्स्ड रेट फिटिंग किसको बोलते हैं, फ्लैश अर्निंग किसको बोलते हैं, फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट किसको बोलते हैं, फ्लैट रेट किसको बोलते हैं, फ्लैट टैक्स। इस तरीके देखो बेटा, मैं आपको यहाँ पर सिर्फ पर्पज मेरा ये नहीं है कि आपको मैं सब्जेक्ट सब सिलेबस खत्म करवा दूं। अगर ऐसी एक आध रेफरेंस बुक 200-300 रुपए की आप ले सकते हो तो ले लो। हर रोज 5-10 टर्म्स पढ़ना शुरू कर दो। नॉलेज देखो, जितनी नॉलेज ले लोगे ना वो कहीं ना कहीं काम आ ही जाएगी, समझ लो ना। हर रोज वैसे भी तो बहुत सारा टाइम वेस्ट करते ही हो, तो इसमें से रोज ऐसे सोचो क्योंकि मेरे को हर रोज ना 10 पढ़, किसी भी 10 पढ़ लो, ऐसे 10 करके एक महीने में 300 हो गई, 2 महीने में 600 हो गई, तो कितना कुछ आपका इससे कवर हो जाएगा। मतलब जरूरी नहीं है यही लेनी है, इससे अगर कोई सस्ती मिल रही है वो भी ले लो। एक और भी थी, एक ये भी है, ये आर गुप्ता की आती है, दोनों ही है मेरे पास। मैंने भी ली, मुझे अमेजन से जितनी मिली मैंने सब मंगवा ली। ये कितने की है, 160 रुपए की है। अभी पता नहीं कितने की दिखा रहा होगा, ये भी अच्छे हैं। तो इस वही चीज या सेम टू सेम इसमें 2 नॉलेज पे कोई चीज कुछ भी नहीं कर भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट पढ़ना शुरू करो। हर रोज 10 टर्म्स निकालो, सुबह उनको पढ़ो, फिर शाम को एक बार उनको रिफ्रेश करो, ठीक है। में जाके मेरे पास तुम्हें 2-4 तुम ले लेना, मेरे को तो 2, मेरे पास 2 नहीं बस। ऐसे तो और भी हैं लेकिन अभी हुई ठीक है। कुछ भी बना लो, नोटबुक बना लो, लेकिन ये चीजें करो, समझ लो कि पढ़ाई करके सिर्फ हमारा गुजारा नहीं होगा, कॉन्सेप्ट हमें, ठीक है बेटा। उसके बाद आता है हमारे पास, अरे बेस्ट नहीं है, पहले एक ले लो, उसको 3-4 महीने पढ़ो, खत्म करो, अच्छे से सीख लो। देन आता है बेटा हमारे पास इंटरनल फाइनेंस। क्या आता है हमारे पास? इंटरनल फाइनेंस। इंटरनल फाइनेंस, अरे डिक्शनरी ऑफ कॉमर्स लिखो यार अमेज़न पे जाके, डिक्शनरी ऑफ इंटरनल फाइनेंस का मतलब हमारे पास ही है, पैसा का इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब वो बाहर की दुनिया से भी पैसा ले सकते हो और आप अंदर की दुनिया से भी पैसा ले सकते हो, पैसा ली अंदर की से भी पैसा लिया जा सकता है। अ न्यू कंपनी मे नॉट रेज इंटरनल फाइनेंस, नई कंपनी है तो उनके पास तो इंटरनल फाइनेंस, एक्सटर्नल सोर्स से ही फाइनेंस शेयर एग्जिस्टिंग फाइनेंस है, पैसा लिया जा सकता है और अंदर की दुनिया से भी पैसा लिया जा सकता है। A new company may not raise internal source of finance। अब जो एक नई कंपनी है वो उनके पास तो इंटरनल फाइनेंस नहीं होगा, तो उनको सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल सोर्सेज से ही फाइनेंस की जरूरत होती है, जैसे शेयर्स हो गए, डिवेंचर्स हो गए, लोन्स। बट जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उनके पास इंटरनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होते हैं, जिसको आप रिटेन्ड अर्निंग भी बोल देते हैं। इसको आप क्या बोल देते हो? यू कॉल इट रिटेन्ड अर्निंग। हम इसको क्या बोल देते हैं? रिटेन्ड अर्निंग बोल देते हैं। डेप्रिसिएशन फंड्स भी होते हैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, और रिटेन्ड अर्निंग भी होते हैं। बहुत सारे लोग, अच्छा चलो ये बताओ, डेप्रिसिएशन फंड आपका सोर्स ऑफ फाइनेंस कैसे हुआ? इसी को रिटेन्ड अर्निंग को आप प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट बोलते हो। प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, हाँ, टैक्स
बर्डन कम कर देता है, हर साल वैल्यू क्या होती है, रिड्यूस होती रहती है। फर्म के लिए हर साल क्या होती है, वैल्यू रिड्यूस होती रहती है, इनकम रिड्यूस होती है और टैक्स डिडक्टिबिलिटी होती रहती है, इस वजह से डेप्रिसिएशन बढ़ता है। तो डायरेक्ट सोर्स ऑफ फंड ना होके एक इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ फंड बन जाएगा। indirect source of funds. Depreciation. Major part of internal source of finance which is used to meet the working capital requirements of a business concern, क्योंकि short term की requirement होती है उसके लिए यूज किया जाता है। डिक्रीज इन द वैल्यू, ठीक है, जो भी वियर टीयर होते हैं आपके, लैप्स ऑफ ऑब्सोलेंस है, जो भी उसकी वजह से जो एसेट्स की वैल्यू कम होती है। चार्ज अगेंस्ट द फिक्स्ड एसेट्स ऑफ कंपनी एट फिक्स्ड रेट ऑफ एवरी ईयर। तो इसमें आप लोग अलग अलग मेथड यूज करते थे। 11वीं में चैप्टर होता था डेप्रिसिएशन या बीकॉम में होता था, मुझे याद नहीं है, जहाँ पर रिटर्न डाउन वैल्यू, फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड वैल्यू मेथड है ना, इस तरीके के मेथड्स होते थे जहाँ पर आप हर साल एक पर्टिकुलर अमाउंट है वो डेप्रिसिएशन से क्या करते थे, कम करते रहते थे। अब इसका पर्पस यही है कि रिप्लेसमेंट करते हैं एसेट्स का। इट इज काइंड ऑफ प्रोविजन ऑफ फंड व्हिच इज नीडेड टू रिड्यूस द टैक्स बर्डन एंड ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ फर्म। तो इससे आप लोगों का जो टैक्स बर्डन है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से आप लोगों की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। प्रॉफिटेबिलिटी आपकी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो जाती है आपकी, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। देन है द रिटेन्ड अर्निंग। अब रिटेन्ड अर्निंग मैंने आपको पहले बता दिया है। जो कंपनीज एक्ट 1956 है वो क्या बोलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट 10% से ज्यादा नहीं नेट प्रॉफिट आफ्टर अ टैक्स टू बी कंपल्सरी ट्रांसफर टू रिजर्व बाय कंपनी बिफोर डिक्लेयरिंग डिविडेंड। डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले अपने प्रॉफिट का 10% आपको रिजर्व रखना पड़ेगा अपनी कंपनी की सेफ्टी के लिए। बाकी का हिस्सा है वो आप डाल सकते हो डिविडेंड में, मतलब बाकी भी रख सकते हो, लेकिन मिनिमम 10% आपको रिटेन्ड अर्निंग की फॉर्म में रखना ही पड़ेगा। ठीक है जी, मिनिमम आप लोगों को 10% रिटेन्ड अर्निंग की फॉर्म में रखना ही पड़ेगा। क्लियर है। इसको किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है, ये ज्यादातर बिजनेस के एक्सपेंड के लिए है ना, बिजनेस की एक्सपेंशन के लिए, बिजनेस की ग्रोथ के लिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए, इस तरीके के पर्पस के लिए यूज किया जाता है। मॉडर्नाइजेशन वगैरह के लिए इसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। We use it for this purpose, innovations वगैरह के लिए यूज किया जाता है। अब रिटेन्ड अर्निंग के क्या एडवांटेज है, यूजफुल फॉर एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। पहला कि आप इससे बड़ा आराम से एक्सपैंड कर सकते हो, डाइवर्सिफाई कर सकते हो। इकोनॉमिकल है, खर्चा नहीं है क्योंकि प्रॉफिट है तो कोई खर्चा नहीं है। दूसरा एक्सेसिव टैक्स, कोई टैक्स बर्डन भी नहीं आता, बड़े आराम से आप इसको इवेज कर सकते हो, मतलब समझ रहे हो ना, इवेजन जैसे बोलते हैं ना, अवॉइडेंस वगैरह भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से लोग यूज करते हैं। अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाती है क्योंकि सपोज करो आपके पास 100 रुपए हैं, अब रिटेन्ड अर्निंग का 25 और आ गया तो 125 आप ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हो। राइट। नो फिक्स्ड ऑब्लिगेशन, तो फिक्स्ड ऑब्लिगेशन जैसा कुछ है ही नहीं। दूसरा फ्लेक्सिबल सोर्स है, कभी इनकम आ गई कभी नहीं आई, कभी 10% तो रखोगी लेकिन कभी ज्यादा रख लिया कभी कम, क्योंकि इस पे कोई कंपनी की कोई रूल नहीं है, समझ रहे हो ना। आप 100 का 100% भी रिटेन कर सकते हो और 100 का 100 बाद में बांट भी सकते हो। ठीक है, मतलब पूरे का पूरा डिविडेंड की तरह भी बांट सकते हो और पूरे का पूरा क्या कर सकते हो, रिटेन करके भी रख सकते हो। अब ये पूरे का पूरा किस पे डिपेंड करता है, ये कंपनी की थिंकिंग पे डिपेंड करता है। कंपनी इस चीज को कैसे कंसीडर करती है ये आप पे डिपेंड करता है। देन इंक्रीज द शेयर वैल्यू। व्हेन द कंपनी यूज इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज वेरी चीपर। अपना पैसा है तो खर्चा है वो कम होता है, तो अपना खर्चा कम होगा तो जो बचत होगी वो आप लोगों की ROI को क्या कर देगी, इंक्रीज कर देगी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसको इंक्रीज कर देगी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर देगी। इट विल इंक्रीज योर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। डिसएडवांटेज क्या है, कई बार मिस यूज कर लेते हैं, स्टॉक मार्केट में मिस यूज कर लिया जाता है।
मोनोपोलीज है, बहुत सारा पैसा आ जाता है, तो एक्सेस में रखा है तो मोनोपोली है, पैसा ज़्यादा हो जाता है। ओवर कैपिटलाइजेशन, कंपनी यूज मोर एंड मोर रिटेनर, इट लीड्स टू इनसफिशिएंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, मतलब बाहर से नहीं कर रहे हो तो ओवर, मतलब जितना चाहिए उससे बढ़ जाता है। और टैक्स इवेजन, ठीक है, टैक्स इवेजन मतलब समझ लो ना, चोरी करना। कई बार कंपनी टैक्स बर्डन रिड्यूस करने के लिए रिटेन अर्निंग का सहारा लेती है, इस वजह से। हाँ, यूज कर सकते हो, ये तो आपका ही पैसा है ना, इसको जब भी चाहो आप जैसे चाहो यूज कर सकते हो, ये तो आप ही का पैसा है ना, इट इज योर मनी, दिस इज योर मनी। आप इस पैसे को जब चाहो जैसे चाहो इस्तेमाल कर सकते हो, जब आपकी इच्छा होती है वैसे आप इस पैसे को क्या कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद ये डिफरेंस वगैरह है, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप इसको पढ़ सकते हो। उसके बाद आपके पीयर, देखो डेट में से अगर देखा जाए कंपनी के पर्सपेक्टिव से तो डेट की सोर्स ऑफ चीपर है टैक्स डिडक्टिबिलिटी से, लेकिन कॉन्टेक्सचुअली बहुत बार कंपनी डेट की बजाय इक्विटी को या फिर रिटेन्ड अर्निंग को प्रेफर करती है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो डेट। लेकिन सर्कमस्टेंशियल केसेस में देखा जाए तो कभी कभी आप रिटेन्ड अर्निंग को या फिर दूसरे अपने पैसे को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। नॉर्मली देखा जाए तो डेट है वो चीपर है, क्योंकि उस पर आप लोगों को क्या मिल रहा है, उस पर आपको टैक्स का जो डिडक्टिबिलिटी है या टैक्स है उसका फायदा मिल रहा है। डेप्रिसिएशन फंड बेटा वही है ना, हर साल आपके एसेट की वैल्यू क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, जिससे आपकी इनकम रिड्यूस हो रही है, जिससे आपका टैक्स भी रिड्यूस होता है, समझ रहे हो ना। इस तरीके से वो आपके लिए एक सोर्स ऑफ फाइनेंस बन जाता है। उसको सोर्स ऑफ फाइनेंस बोलते हैं कि ये आपका सोर्स ऑफ फाइनेंस बन चुका है, ठीक है। तो ये आपके दो टॉपिक हो गए हैं। कल हम पढ़ेंगे लिवरेज और कैपिटल स्ट्रक्चर कर लेंगे, कहाँ लीजिंग भी पढ़ेंगे, लीजिंग तो छोटा सा है, कल पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी कुछ और